हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम वाले पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है ये रहेगी हमारा फंडामेंटल राइट का जो पार्ट 3 है। बेसिकली ये पार्ट 3 रहने वाला है। ठीक है, हमने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए 2 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। मौलिक अधिकार जो है वहाँ पे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इन दोनों ही वीडियोस में। आज जो है हम मौलिक अधिकार नहीं पढ़ेंगे, लेकिन भाग 3 में जो हमारे जहाँ पे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं संविधान में, उस भाग 3 में कुछ और एक्स्ट्रा हमारे पास में है ना अनुच्छेद दे रखे हैं जो हमारे मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन वो हमारे भाग 3 के अंदर आते हैं। तो उन अनुच्छेद को भी हमको पता होना चाहिए, हमको पढ़ना है उनको भी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उन बाकी जो बचे हुए अनुच्छेद है उसके बारे में देखेंगे और फिर लास्ट में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो रहने वाला है आज की क्लास का। अब क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होने के लिए तो आप हर्षिता मैम की पाठशाला जो है वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो पूछ रहे थे कि मैम आपकी जो PDF है ये हमको कहाँ पे मिलेगी, या फिर फ्री नोट्स जो है वो हमको कहाँ मिल सकते हैं। तो ये जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए काफ़ी सारी चीज़ें जो है, काफ़ी सारा फ्री मटेरियल जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, और मैं आने वाले दिनों में और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे अपलोड करती रहूँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होने के लिए तो हर्षिता मैम की पाठशाला जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। हमने बेसिकली जितने भी हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स थे वो हमने देख लिए थे। एक बार हम सबसे पहले जो भी हमने 6 फंडामेंटल राइट्स को देखा है उनको हम रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद में जो हमारे बचे हुए अनुच्छेद है जो भाग 3 में आते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हम एक बार ओवरव्यू देते हैं कि भाई ये जो 2 वीडियो हमने कवर करी जहाँ पे हमने है ना हमारा भाग 3 कवर करा है जिसमें हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, फंडामेंटल राइट्स आते हैं, वहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा है हमारा भाग 3 जो आता है यहाँ पे हमारे मौलिक अधिकार दे रखे हैं। हमारे पास में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, पहले टोटल 7 थे, अब हमारे पास में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। एक जो अधिकार है आपका जो कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का जो अधिकार था जो कि आपके 31वें आर्टिकल में आता है, वो अब आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा है, अब वो आपका लीगल यानी कि कानूनी अधिकार जो है वो बन चुका है। ठीक है, ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो है आपके राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर है कल्चरल एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, यानी कि 6 अधिकार जो है अगर हिंदी में पढ़ के बताऊं तो कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और आपका संवैधानिक है ना उपचार का अधिकार। ठीक है, ये आपके टोटल आपके 6 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, मौलिक अधिकार दे रखे हैं। अब आपको समझने की ये बात है कि जो हमारा भाग 3 है वहाँ पे हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सारे ही अनुच्छेद जो है वो भाग 3 में दे रखे हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों की बात आती है तो उनके अनुच्छेद जो है वो आपके 14 से लेकर 32 अनुच्छेद तक शुरू होते हैं, यानी कि 32 अनुच्छेद तक खत्म होते हैं, 14 से शुरू होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो कोई पूछता है कि भाग 3 में कितने आर्टिकल है, तो 12 से 35 है, लेकिन कोई पूछता है कि इसमें मौलिक अधिकार में कितने आर्टिकल है, 14 से 32 तक है। ठीक है, अब 14 से 32 जो आपके फंडामेंटल राइट्स है उनको तो हमने कवर कर लिया है। अब इसके अलावा कितने और आर्टिकल्स बच रहे हैं आपके भाग 3 में, एक बचता है मैडम आर्टिकल 12, एक बचता है आर्टिकल 13। ठीक है, फिर 14 से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो शुरू हो जाते हैं, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके हमने सारे देख लिए। एक आता है हमारा आर्टिकल जो है वो 31 वाला आता है जो कि 31st आर्टिकल है, वो भी हमने नहीं देखा था। हमने 29 और 30 यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 देखा था जो कि आता है हमारा कल्चरल और एजुकेशनल राइट, यानी कि वो होता है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, हमने 30 तक देख लिया। 30 के बाद में हमने डायरेक्टली जंप करा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि हमारा अनुच्छेद 32 में आता है, यानी कि एक अधिकार जो है हमारा जो कि है ना एक अनुच्छेद जो है 31 वाला वो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये भी हमारा बच गया। फिर हमने है ना आर्टिकल 32 तक तो पढ़ लिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, लेकिन इसके अलावा फिर आते हैं हमारे आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 जो हमारे भाग 3 में दे रखे हैं, यानी कि इतने 12, 13, 31, 33, 34, 35 इतने अनुच्छेद और हमारे बचे हुए हैं भाग 3 के अंदर जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे जो अनुच्छेद 12 दे रखा है उससे।
अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 क्या कहता है, इसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको आपकी स्टेट की डेफिनेशन देता है, भाई राज्य कैसा है, हम जिस राज्य में रहते हैं वो हमारा राज्य कौन है, कैसा है हमारा राज्य, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो बताता है आपको अनुच्छेद 12, ठीक है। 13 क्या बात करता है, अब राज्य को चलाने के लिए, राज्य चलेगा कैसे, कुछ कानून कुछ नियम के थ्रू चलेगा, कुछ रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू चलेगा, लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। तो लॉ क्या होगा, लॉ कैसा होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसकी परिभाषा क्या होगी, वो बताया हुआ है आपका अनुच्छेद 13 के अंदर, यानी कि लॉ की डेफिनेशन दे रखी है आर्टिकल 13 के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ आपके आर्टिकल 13 ये भी बताता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नया नियम या फिर कोई भी ऐसा नया कानून बनता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो जो नया कानून है वो आपका नल और वॉइड घोषित हो जाएगा। यानी कि वो जो आपका नया कानून है जिसकी वजह से हमारे मौलिक अधिकार का शोषण हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है उसका हनन हो रहा है, तो फिर जो हमारा नया जो कानून बना है वो आपका नल और वॉइड घोषित हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 क्या कहता है वो तो हमने देख लिया। फिर 14 से हम 30 तक हमने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कवर कर लिए, ठीक है। वो हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स के अंदर 2 वीडियो में मौलिक अधिकार पूरे अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब बचता है, हम आते हैं हमारा आर्टिकल 31 के ऊपर। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इससे प्रीवियस वाली क्लासेस में बता दिया है कि पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट था, फिर अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट बन चुका है, ठीक है। पहले ये हमारे भाग 3 में था, अब भाग 12 में चला गया। पहला इसका आर्टिकल था है ना 31, यानी कि पहला इसका 31 अनुच्छेद था, अब ये 300A में चला गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी कि संपत्ति का अधिकार है, जो कि अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। इसके बारे में पता चल गया हमको। अब हमारे बचते हैं, अब इसके बाद में हमने देखा आर्टिकल 32 जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला आर्टिकल है, ठीक है। 32 आर्टिकल तक, 12 से 32 तक हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब लास्ट के 3 आर्टिकल हमारे बचते हैं, कौन कौन से हैं, एक है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35, ठीक है। अब ये 3 आर्टिकल्स क्या कहते हैं, 3 अनुच्छेद क्या कहते हैं। अनुच्छेद 33 जो है वो बात करता है आपके आर्म्ड फोर्सेस जो होती है, ठीक है, जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस होती है उनके ऊपर कुछ राइट्स जो है, कुछ हमारे मौलिक अधिकार जो है उनकी पाबंदी है, यानी कि कुछ हमने मौलिक अधिकार को रेस्ट्रिक्ट करा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, उसकी बात करता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 क्या बात करता है, आर्टिकल 34 बात करता है कि मार्शल लॉ के टाइम पे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और आर्टिकल 35 क्या बात करता है कि आर्टिकल जो भी हमने 12 से लेकर 35 तक जो भी हमने अनुच्छेद को पढ़ा है, जो भी हमारे भाग 3 में सारी बातें बताई हुई है, ये सारे अधिकार किसके पास में है, इन सारे कानूनों को, नियमों को लागू करने का अधिकार है किसके पास में, तो वो अधिकार है आपके पार्लियामेंट के पास में, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास में, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया है कि आर्टिकल 33, 34, 35 में क्या बातें हुई है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको, ठीक है। अब आपका आर्टिकल 33 जो है, यानी कि आपका 33 आर्टिकल जो है, ये क्या बात करता है, आर्टिकल 33 कहता है कि रेस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट्री एक्सेट्रा, जो कि आपके अनुच्छेद 33 के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 33 क्या बात कर रहा है कि जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस होती है ना, उसके आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनका कुछ ना कुछ पाबंदी लगी हुई होती है, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए होते हैं। जैसे कि जो हम है ना आम जनता है, हमारे पास में तो हमारे 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं, लेकिन जो आपके आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास में ये सारे के सारे मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। अगर आपके पास में अधिकार होते भी हैं, यानी कि अगर आर्म्ड फोर्सेस के पास में अधिकार होते भी हैं तो कुछ पाबंदियों के साथ में अधिकार होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेकर बात करूँ तो हमको दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, की हमको है ना स्वतंत्रता दे रखी है, ठीक है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम हमारी है ना भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये हमारे पास में फ्रीडम है। लेकिन अगर ये फ्रीडम हम आर्म्ड फोर्सेस को देंगे कि भाई आपके पास में पूरी फ्रीडम है, पूरी स्वतंत्रता है, आपके है ना जो भी आपके मन में है आप वो बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको देते हैं, तो इनके बीच में जो भी कॉन्फिडेंशियल बातें होती है जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकती है, वो सारे जो आपके राइट्स है वो उस सिक्योरिटी को तोड़ सकते हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ अधिकार हमको इनको ऐसे देने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ हमको अधिकारों के ऊपर पाबंदियां लगानी पड़ती है आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, ठीक है। तो आर्टिकल 33 जो है, अनुच्छेद 33 आपका बेसिकली इतना सा बात कर रहा है कि जो आपके आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कुछ ना कुछ अधिकार दे रखे हैं, लेकिन उन अधिकारों के ऊपर कुछ ना कुछ पाबंदियां जो है, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है वो हमने लगा रखी है, ठीक है। क्यों लगा रखी है, हमारे देश के यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है।
फिर आता है आर्टिकल 34। अनुच्छेद 34 क्या बात करता है? अनुच्छेद 34 बात करता है कि अगर हमारे नेशन के किसी भी एरिया में मार्शल लॉ, मार्शल यानी कि मिलिट्री का कानून कहीं पे भी लगा हुआ है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पे किसी एरिया में अगर मिलिट्री का कानून लगा हुआ होता है या फिर मिलिट्री का कानून अगर कहीं पे भी लगा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे भी हमको हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जो 6 मौलिक अधिकार हमको नॉर्मल सिचुएशन में मिलते हैं, वो उस टाइम पे भी हमको मिलेंगे। उस टाइम पे हो सकता है कि हमारे मौलिक अधिकार जो है वो थोड़े से उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएं, थोड़े से पाबंदियां लगा दी जाए। तो ये भी हमारा बताया हुआ है अनुच्छेद 34 के तहत कि भाई अगर कहीं पे मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उस टाइम पे भी आपके जो है ना कॉमन पर्सन जो है, कॉमन मैन जो है, उसके जो है ना मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 34 में बताया हुआ है, आर्टिकल 34 में बताया हुआ है। लास्ट आता है आपका आर्टिकल 35, यानी कि अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है कि कैन ओनली एनफोर्स्ड बाय द पार्लियामेंट नॉट बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि केवल संसद द्वारा लागू किया जा सकता है। राज्य विधायिका जो है उसके पास में ये कानून, ये है ना शक्ति नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए कोई भी कानून नियम बना सके। अब हमने जो भी भाग 3 के अंदर जितने भी हमने आर्टिकल्स देखे हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए, या फिर 33-34 जो हमने आर्टिकल देखा है कि भाई है ना अगर कोई मार्शल लॉ की कंडीशन आ जाती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आर्म्ड फोर्सेस को है ना फंडामेंटल राइट्स जो दे रखे हैं वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टिव पावर के थ्रू दे रखे हैं। तो ये सारे कानून नियम बनाने की शक्तियां हैं किसके पास में? ये शक्तियां हैं आपकी संसद के पास में, ना कि आपकी राज्य की विधायिका के पास में, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास में इन सब से जुड़ी हुई शक्तियां नहीं है। ये सारी पावर जो है वो आपकी पार्लियामेंट यानी कि आपकी संसद के पास में है। ठीक है, तो ये जितने भी आपके बचे हुए राइट्स थे, आपके बचे हुए आर्टिकल्स थे यानी कि अनुच्छेद थे जो कि आपके भाग 3 में आते हैं, वो एक्स्ट्रा जितने भी थे वो सारे आज के हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अब आपका भाग 3 जो है वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो भी थ्योरी का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी जो है वो सिर्फ थोड़ी ही बची हुई थी, तो इसलिए थ्योरी जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है भाग 3 से जुड़े हुए। अब हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वैसे भी हमने फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए थोड़े क्वेश्चंस जो है वो कम प्रैक्टिस करें हैं, तो इस क्लास के अंदर हम थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल क्या पूछा है? Which of the following does not relate to the fundamental right as enriched in the Constitution of India, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के संबंध में मूल अधिकारों से संबंध नहीं रखता है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका मौलिक अधिकार, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोला है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, जो कि एज में आते हैं 6 से 14 साल तक, यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्या ये आपके फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है? दूसरा बोला है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि मानव के दुर्व्यापार और है ना बलात्श्रम का परिषेध। ठीक है, प्रतिषेध। आपसे ये बोला है कि जो हमने फोर्स्ड लेबर के बारे में जो पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट बताई हुई है कि क्या ये आपका फंडामेंटल राइट है। फिर तीसरा बोला है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स ड्रिंकिंग। ठीक है, और फोर्थ बोला है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ पीपल स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी कि दुर्बल वर्गों के लोग, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं है ना आर्थिक हितों का क्या करना है? संवर्धन करना है। तो इन चारों में से कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों को 6 से 14 साल वाले बच्चों को हमको फ्री एजुकेशन जो है वो देना है, जो हमने 2002 के तहत ऐड किया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। दूसरा कथन जो है वो आपके फोर्स्ड लेबर से जुड़ा हुआ है, जो कि हमने आर्टिकल 23 और 24 के अंदर देख लिया था, है ना। 23 में हमने देखा था कि फोर्स्ड लेबर जो है वो हम नहीं करवा सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी से बेगार का काम नहीं करवा सकते हैं। और 24 में हमने देखा था कि हम है ना चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स्ड लेबर की बात हो रही है, तो ये भी आपका मौलिक अधिकार है। इसमें पूछा है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो जहाँ भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दे रखा है उसको एलिमिनेट कर दो। 2 ऑप्शन चले गए, अब 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंकिंग, यानी कि लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पर है ना पेयों का प्रतिषेध हमको करना है। तो ये जो है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका डीपीएसपी है। ठीक है, यानी कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो है, जो हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। और फोर्थ क्या बोला है? फोर्थ बोला है कि दुर्बल जो वर्ग है
जैसे कि आपके अनुसूचित जातियां हो गई, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का हमको संवर्धन करना है, तो ये भी आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी आपका डीपीएसपी है, ठीक है, यानी कि आपके जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर ऐसी बात होती है। तो थर्ड और फोर्थ जो है वो आपके डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है, आपके मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीएपीएफ जो पेपर 1 हुआ था 2014 में, उसका क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता के समाप्ति को है ना समाविष्ट करता है। राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आपसे पूछा है कि जो अनटचेबिलिटी है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का जो राइट है वो है ना कौन देता है, कौन सा इन चारों में से कौन सा अधिकार देता है। वो देता है हमको राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार कहता है कि आप है ना सब लोग समान हो, आपको किसी भी तरीके की छुआछूत जो है अनटचेबिलिटी जो है वो किसी के साथ में भी नहीं हो सकती है, ये आपको अधिकार दे रखा है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस जो 2005 में हुआ था उसमें भी ये सवाल आया। आईएएस प्री पॉलिटिकल साइंस जो 1994 में हुआ था उसका भी ये सेम सवाल है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, विच आर्टिकल एंश्योर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सेम अभी हमने वो अनटचेबिलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करा, अब यहाँ पे उसका आर्टिकल पूछ लिया कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपकी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है, ठीक है। तो आपको पता ही है आर्टिकल 17 जो है वो आपका बात करता है अनटचेबिलिटी का, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा पीसीएस 2014 का ये आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। फिर अगला सवाल क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड फॉर कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। यानी कि मैन और विमेन को इक्वालिटी जो है वो कौन से अनुच्छेद में दे रखी है, या फिर इन चारों में से कौन से ऑप्शन में बताई हुई है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, आर्टिकल 14, 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो संविधान है उसके 14 और 15 के अनुच्छेद में ऐसी बात हुई है क्या। या फिर 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें ऐसी बात हुई है। या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये बात हुई है। या फिर अनुच्छेद जो आपका 20 है आपके है ना भारत के संविधान का, उसमें ऐसी बात हुई है कि भाई मैन और विमेन के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहला ही हमने ये अधिकार देखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 5th शेड्यूल में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम में भी ऐसी नहीं हुई है, ना कि आपके आर्टिकल 20 में भी ऐसी कोई बात हुई है, ठीक है। ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, कि भाई आपको है ना जाति के आधार पे, आपको लिंग के आधार पे किसी भी तरीके से आपको है ना भेदभाव नहीं करेंगे, आपके पास में समानता का अधिकार है, ठीक है। तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 14 जो हमने देख लिया है ऑलरेडी, राइट टू इक्वालिटी हमको देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनडीए एग्जाम जो हुआ था 2020 में उसका ये सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमको दे रखी है। हमने सबसे पहला जो अनुच्छेद करा था उसमें ही ये बात करी थी, आर्टिकल 14 के अंदर हमको बताया हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि राज्य क्षेत्र में विधि के है ना समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी जो है वो अनुच्छेद 14 के तहत हमको बताई हुई है, आर्टिकल 14 के तहत हमको बताई हुई है, ठीक है। जो आपका सीडीएस एग्जाम हुआ था 2021 का, उसका ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, यहाँ पे मैच द कॉलम दे रखा है, आपको काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और उनसे जुड़े हुए आपको आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद दे रखे हैं, आपको मैच करना है कि कौन से अनुच्छेद में कौन से हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला दे रखा है सूची जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये 4 हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो दे रखे हैं। और अनुच्छेद जो आपकी सूची दूसरी है उसमें दे रखा है आपके अनुच्छेद कि भी 14 से 18 के अनुच्छेद में कौन कौन से अधिकार आते हैं, 25वें अनुच्छेद में कौन सा अधिकार है, 32 के जो आपका अनुच्छेद है आर्टिकल 32 उसमें कौन सा अधिकार है, और आर्टिकल 19 में कौन सा अधिकार है, और 5वां एक और है कि आर्टिकल 13 में कौन सा अधिकार है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैच करना है, तो मैच करके कैसे होगा, राइट टू इक्वालिटी किस में आता है, राइट टू इक्वालिटी आता है आपका 14 से 18 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट ही हो जाएगा। तो जहां भी ए का फर्स्ट नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ये एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन एक ही बच रहा है। फिर बोला है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम किस में आता है, अब सबसे पहले हमने देखा था राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी के बाद में ही राइट टू फ्रीडम आया था, यानी कि हमारा अनुच्छेद 19 में आया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा सेकंड से मैच,
ठीक है, तो सेकंड से फोर्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बस सिर्फ 2 ही ऑप्शन को मिला के हमारा आंसर जो है वो करेक्ट बन गया। ठीक है, अब सी जो है उसका आंसर हो जाएगा आपका रिलीजियस फ्रीडम जो है वो आपके अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। IAS प्री 2004 का ये सवाल है आपका। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको लर्न करना है कि कौन से आर्टिकल में कौन सा जो आपका मौलिक अधिकार है वो दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, इन विच आर्टिकल it is provided that any law passed will be declared as null and void if violate fundamental right। मैंने क्लास को शुरू किया था तभी ये पॉइंट आपको समझा दिया था। ठीक है, किस अनुच्छेद में ये है ना व्यवस्था है कि किसी भी कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा। अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में या फिर अनुच्छेद 18 के अंदर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा है ना, अगर हम कोई भी कानून बनाते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार को अगर है ना वॉयलेट करता है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उस कानून को अमान्य यानी कि नल और वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। ये बात जो है वो कौन से अनुच्छेद में बताई हुई है, तो मैंने जब क्लास शुरू करी थी तभी बता दिया था कि आर्टिकल 13 जो है, जहाँ पे हमारी लॉ की डेफिनेशन, कानून की डेफिनेशन बताई हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशन की डेफिनेशन बताई हुई है, वहां पे ये सेम बात आपकी बताई हुई है। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या बात करता है, अनुच्छेद 12 बात करता है आपके स्टेट की डेफिनेशन की, आपका राज्य कैसा होना चाहिए। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 क्या बात करता है आपके लॉ की डेफिनेशन की, कि लॉ जो है वो कैसा होना चाहिए। अब भाई स्टेट है तो स्टेट को चलाने के लिए लॉ, नियम, कानून तो लगेंगे, तो वो कैसे होंगे उसकी परिभाषा बताई हुई है अनुच्छेद 13 में। और साथ ही साथ ये भी बताया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है उस कानून के बनने से, तो उस कानून को नल और वॉइड यानी कि अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपके अनुच्छेद 13 के अंदर बताई हुई है। ठीक है, ये आपका 2005 का सवाल है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, अगेन आपसे यहाँ पे है ना ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, आपको बताया हुआ है आर्टिकल 14, 15, 17 और 18, और आपको दे रखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड ऑफ टाइटल्स। तो आपको बताना है कि ये जो 4 अनुच्छेद हैं और ये जो 4 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ आता है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 15 जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों ही आपके आर्टिकल 14 में ही आते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। आर्टिकल 17 जो है वो है ना अनटचेबिलिटी की बात करता है कि भाई अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है उसके अगेंस्ट में आपको अधिकार दे रखा है। और आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों का अंत के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही बात है। तो सारे ही सही है, बस ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर। और यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित जो है वो नहीं है, यानी कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही तरीके से मैच्ड नहीं है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये आपका आर्टिकल 14 के अंदर आता है, 15 में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ प्री जो 2004 में आपका एग्जाम हुआ था उसका ये सवाल है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, IAS प्री 1996 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत पहले का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ऐसे पहले के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एक्सेट्रा, आर्टिकल जो कि 15 में दे रखा है, इज अ फंडामेंटल राइट दोज हु कैन कैटेगराइज्ड अंडर, यानी कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू इक्वलिटी। क्या बोला है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है, एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। किसके अधीन बताया हुआ है, राइट टू इक्वलिटी के तहत, एजुकेशनल और कल्चरल राइट के तहत, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, या फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत बताया हुआ है। किसके तहत बताया हुआ है, तो ये बताया हुआ है आपका राइट टू इक्वलिटी के तहत, कि भाई आपके पास में क्या है, इक्वलिटी है, आपके साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं हो सकता है। ये बताया हुआ है आपके राइट टू इक्वलिटी के तहत कि भाई रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, है ना, ये आपके लिंग के बेसिस पे, आपके कास्ट के बेसिस पे, जन्म स्थान के बेसिस पे आपके साथ में भेदभाव जो है वो नहीं हो सकता है। ये आपका बताया हुआ है राइट टू इक्वलिटी में, समता के अधिकार में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल क्या बोला है,
फोर्स्ड लेबर और बेगार इज अ वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका फोर्स्ड लेबर होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर, वो कौन से आपके, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद में बताया हुआ है? 16 में, 17 में, 19 में या फिर 23 में? तो जो आपका अनुच्छेद 23 है उसमें बताया हुआ है बेगार के बारे में, फोर्स्ड लेबर के बारे में, और 24 में बताया हुआ है ना, चाइल्ड लेबर के बारे में, कि भाई 14 साल से छोटे बच्चे जो है हम उनसे कोई भी डेंजरस काम जो है, जैसे कि माइन में काम कराना, खदानों में काम कराना, फैक्ट्रियों में काम करवाना, जिससे कि उनकी लाइफ में, है ना, उनकी लाइफ पे कोई खतरा आ जाता है, उनकी पर्सनल लाइफ पे उनके, है ना, खतरा आ जाता है, तो वो काम हम उनसे नहीं करा सकते हैं। कोई भी अगर खतरनाक काम है, कोई भी डेंजरस काम है, तो वो हम 14 साल से छोटे बच्चों से नहीं करवा सकते हैं। ये बताया हुआ है आपके अनुच्छेद 24 में। यहाँ पे पूछा है बेगार से जुड़ा हुआ, यानी कि फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती जो हम किसी से काम कराते हैं, जबरन काम जो करवाते हैं, वो बताया हुआ है अनुच्छेद 23 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस आपको क्या याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें आपको लर्न करनी है, उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो हैं वो आपको लर्न करने हैं, ताकि कभी मैच करने के लिए आ जाए कि भाई 14 में कौन सा अनुच्छेद है, 14 में कौन सा अधिकार है, 15 में कौन सा है, 18 में कौन सा है, 21 में कौन सा है। तो आपको ऐसे मुंह जबानी लर्न होने चाहिए सारे। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समानता के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, राइट टू इक्वालिटी से जुड़ा हुआ कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास, सेक्स, जेंडर, बर्थ। ठीक है, अभी इससे पहले वाले में ही हम सेम करके आए हैं, यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, अगला बोला है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता। ठीक है, एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स टू माइनॉरिटी, यानी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति के संबंध में अधिकार। ठीक है, और बताया हुआ है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का, है ना, अंत करना है। तो कौन सा आपका 14 से 18 के अंदर अनुच्छेद जो है 14 से 18 उसके अंदर बताए हुए हैं, उसके तहत बताए हुए हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, पहला वाला ऑप्शन दे रखा है, एकदम सही है। एम्प्लॉयमेंट का भी अधिकार हमको दे रखा है और अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का भी दे रखा है, लेकिन एजुकेशनल और कल्चरल माइनॉरिटी के लिए जो अधिकार है वो हमारा 14 से 18 में नहीं आता है। तो किस में आता है वो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, हमने सारे अधिकार पढ़ लिए हैं, सारे अच्छे से याद भी कर लिए, अब तो इतने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब आपको बताना है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति से जो संबंधित अधिकार है वो कौन सा दे रखा है, वो आपको मेरे को बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, अगला सवाल आपका 2005 में भी आया है सेम क्वेश्चन, और 1994 में भी IAS जो एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है, विच क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है, यानी कि कौन से आर्टिकल में, कौन से, है ना, अधिकार में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है राइट टू इक्वालिटी में, समानता के अधिकार में, कि भाई सब लोग समान है तो किसी के साथ में भी छुआछूत या फिर भेदभाव जो है वो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, विच आर्टिकल एंश्योर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत का उन्मूलन करने का जो अधिकार है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करने वाला अनुच्छेद जो है वो कौन सा है आपको बताना है। तो वो आपका अनुच्छेद है आर्टिकल 17। ठीक है, 2014 हरियाणा PCS प्री का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल क्या आता है आपका NDA 2020 जो हुआ था पेपर, उसका ही सवाल है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड फॉर द कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द इंडिया, इंडिया में मैन और वुमेन को कंप्लीट इक्वालिटी जो है वो कौन सा जो आपका, है ना, अनुच्छेद है वो बताता है। तो वो बताता है आर्टिकल 14 to 15। आई थिंक ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब अगला सवाल क्या बोला है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सेम सवाल हम कर चुके हैं, आई थिंक आपका 2021 का सवाल है, वो पहले आया था, ये अभी आपके 2021 में जो एग्जाम हुआ है उसका सवाल है। ठीक है, जो आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है और इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये पूछा है कि ये कौन से अनुच्छेद के तहत आपको बताया हुआ है। सबसे पहला अनुच्छेद ही हमने यही करा था, आर्टिकल 14 वाला। ठीक है, अब अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल आपसे पूछा है अंडर विच आर्टिकल अ पर्सन इज ऑथराइज्ड टू गेट रेमेडी अगेंस्ट वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट, किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है
वो कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, अनुच्छेद 28 में, 29 में, 30 में या फिर 32 के अंदर। तो 32 वाला मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। तो आपका जो है ना अनुच्छेद 32 वाला है वो आपको देता है कौन सा है ना, आपको देता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आपको है ना रेमेडी का जो आर्टिकल है, रेमेडी का जो उपचार का जो है ना आर्टिकल है वो बताता है आर्टिकल 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यूपी पीसीएस प्री 1991 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, हरियाणा जो आपका पीएससी का एग्जाम हुआ था 2021 में उसका सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, कौन सा राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही दे रखा है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज इन दोनों से जुड़ी हुई मैंने आपको एक है ना एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि कौन सा सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को है, कौन सा सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो आपके सिटीजन्स के लिए भी है और आपके नॉन सिटीजन्स के लिए भी है, यानी कि जो तो आपके इंडिया में सिटीजन है जिनके पास में नागरिकता है उनको भी दे रखे हैं और जिनके पास में नागरिकता नहीं है उनको भी दे रखे हैं, लेकिन ड्यूटीज जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ नागरिकता है सिर्फ उनको ही दे रखी है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि आपको वो बताना है कि ऐसे कौन से हमारे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकता वाले लोगों को ही दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही दे रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल है ना 15, 16, आर्टिकल 19, 29 और 30। ठीक है, ये 5 ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही दे रखे हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये 5 आपके ऐसे अनुच्छेद हैं, ऐसे अधिकार हैं, हम अधिकार बोल सकते हैं कि ये 5 ऐसे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही दे रखे हैं। जो आपके गैर नागरिक है, जो आपके नॉन सिटीजन हैं, उनको ये 5 अधिकार जो है वो नहीं मिले हुए हैं। इनके अलावा जितने भी अधिकार हैं वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को ही है, लेकिन ये जो 5 अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही अवेलेबल है, नॉन सिटीजन के लिए अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो आपका है ना अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही है, सिर्फ और सिर्फ आपके नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29। तो मैंने कौन सा बताया है, मैंने बताया है 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही 15 है, 14 बताया नहीं है मैंने, अनुच्छेद 21 नहीं बताया है, 25 भी नहीं बताया है, 29 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि 29वां अनुच्छेद जो है, जो कि हमको प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करने की बात करता है, जो हमारा अनुच्छेद 29 वाला है, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। अब वहां पे हमसे पूछ लिया कि सिटीजन यानी कि नागरिकों को कौन सा दे रखा है, यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है वो गैर नागरिक को दे रखा है। तो इन 5 के अलावा 15, 16, 19, 29 और 30 के अलावा जितने भी अधिकार हैं वो आपके गैर नागरिकों को भी दे रखे हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में पूछा है कि है ना विधि के जो समक्ष समता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्या वो दे रखा है कि हमने गैर नागरिकों को। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, विभेद के विरुद्ध अधिकार दे रखा है क्या। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आपका है ना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो। तो आपसे पूछा है कि कौन से ऐसे अधिकार है जो हमने गैर नागरिकों को दे रखे हैं। तो आपका जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है जो आपका 14 आर्टिकल में आता है, तो 14 यहाँ पे मैंने नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो वो आपका जो नॉन सिटीजन है, जो आपके गैर नागरिक है, हमने उनको दे रखा है। ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये भी हमने दे रखा है किसको, नॉन सिटीजन्स को। लेकिन राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये आपके आते हैं आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर। अनुच्छेद 15 में और अनुच्छेद 16 में आते हैं आपके राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जो आर्टिकल है ये हमने सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो आपके नागरिक हैं उनको ही दे रखे हैं, गैर नागरिक को नहीं दे रखे हैं। तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका बचता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। CDS 2015 का आपका ये सवाल है। ठीक है, तो बस आपको आर्टिकल्स को ये लर्न कर लेना है कि 15, 16, 19, 29 और 30 ऐसे 5 अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो आपके नागरिक हैं उनको ही दे रखे हैं। उसके अलावा जितने भी अधिकार बचते हैं वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या पूछा है, फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को ही दे रखी है। जो मैंने 5 बताए ना, उसमें से ही एक इसका आंसर है कि कौन से ऐसे अनुच्छेद में आपका अधिकार दे रखा है जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के ही पास में है। ठीक है, अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22, यानी कि मैंने बताया था आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। तो 19 यहाँ पे है, ना ही मैंने आपको 20 बताया है, ना ही 21 बताया है, ना ही 22 बताया है, तो ये तीनों हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे ही एक ही कॉन्सेप्ट से अलग अलग है ना, एग्जाम में अलग अलग सवाल जो है वो आपसे पूछे गए हैं अलग अलग सालों में। तो आपको आपके बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर इससे जुड़े हुए अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं घुमा फिरा कर कैसा भी, तो आपसे सवाल जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एनडीए 2019 का ही आपका सवाल है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। हमने फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी कम करी थी, तो मैंने सोचा कि आज की क्लास में थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है, तो अब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो चुकी है, पूरी थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है। भाग 3 जो है अब वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जितने भी अनुच्छेद थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम अगले भाग की तरफ चलेंगे और ऐसे करके हम एक एक भाग को अच्छे से कवर कर लेंगे और हमारी पूरी पॉलिटी जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो क्लास कैसी लगी है, कोई भी आपका सुझाव है क्लास को लेकर तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होने के लिए तो हर्षिता मैम की पाठशाला जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ पे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी। थैंक यू।